नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मगध साम्राज्य में जो भी राजवंश आए हैं उनके बारे में शॉर्ट रूप में चर्चा करेंगे और भारत जो अखंड भारत अशोक के समय सबसे पहली बार बना था वो कैसे बना था उसके बारे में शुरू से चर्चा करेंगे। जैसे मगध साम्राज्य पर सबसे पहली बार राज करने वाला वंश था वो था हर्यक वंश, और हर्यक वंश का पहला राजा था बिंबिसार। ये बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, तो बिंदुसार जो होता है वो अलग मौर्य साम्राज्य में आता है। तो पहले हर्यक वंश में करते हैं शुरुआत, मगध साम्राज्य का हर्यक वंश। तो इसका पहला राजा कौन है? इसका नाम है बिंबिसार। तो देखेंगे कि मगध साम्राज्य भारत का नक्शा में कहाँ पर था, सबसे शुरू हुआ तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र में था, गंगा नदी के दक्षिण साइड में ये था मगध साम्राज्य। कुछ हम यहाँ के महाजनपदों के बारे में दिखाते हैं कि कौन महाजनपद कहाँ पर था। तो जैसे में सबसे फेमस है मगध साम्राज्य, उसके बाद था वैशाली। वैशाली था वो गंगा के उत्तर साइड में थी, यहाँ पर था वैशाली, इसका नाम था वैशाली। उसके बाद ये वाला छत्तीसगढ़ वाला एरिया में कलिंग था, जो कलिंग का युद्ध अशोक के समय में बहुत ज़्यादा फेमस युद्ध है। उसके बाद अशोक का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो मगध साम्राज्य, कलिंग, उसके बाद अवंती। अवंती था यहाँ पे, इसको बोलते हैं अवंती महाजनपद। इसके बाद दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था उस समय, उसको बोलता था अस्मक। उसके बाद ये वाला क्षेत्र गंधार का क्षेत्र कहलाता था, जिसका राजधानी था तक्षशिला गंधार। और ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जिसको बोलते थे सिंध प्रांत। ये कुछ मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस थे महाजनपद, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग ये मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य ही था ये सारे को हरा करके इतना बड़ा भारत को अखंड भारत के रूप में बनाया था। तो अब देखेंगे कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला कौन था, तो हर्यक वंश। उसका बेटा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का कुछ ऐसे काम है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ये क्या करता था कि अपने आसपास के जितने भी राजकुमारी होती थी उनको ये फंसाने की कोशिश करता था, और ख़ास करके वैसे लड़की लोग को जो मतलब उसका कोई भाई नहीं होता था, और उसको फंसा करके और शादी कर लेता था और उस राज्य को अपने में मिला लेता था। तो ऐसा कांड कर करके अपना मगध साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सोचा। तो ये इसका शादी 2-3 हुआ था, जिसमें फेमस शादी एक यहाँ वैशाली जो लिच्छवी वंश राज करता है वैशाली में, उसके राजकुमारी से भी किया था शादी। और यहाँ गंधार के पंजाब वाला एरिया में रुद्र वंश के राजकुमारी से भी शादी करता है। तो ये कुछ तो यहाँ अगल बगल के साम्राज्य को तो मिला लेता है, लेकिन ये वैशाली में उसका भाई होता है लेकिन उसको मिला नहीं पाता है। तो ये हमला करता है, हमला करने के बावजूद भी ये असफल हो जाता है, वैशाली को जीत नहीं पाता है। और इसका एक सपना होता है कि मगध साम्राज्य को बहुत बड़ा अखंड भारत के रूप में देखना। तो फिर ये क्या करता है कि अब वैशाली के बाद हार गया, तो अब इसका एक दोस्त था, फेमस दोस्त बनने का रीजन था कि ये अवंती का राजा था चंड प्रघोत, वो एक बीमार हो गया। इतना भयानक बीमार हो गया कि वहाँ का जो भी अवंती के राजवैद्य थे सारे के सारे जवाब दे दिए कि राजा जी अब आपका टिकट 4-5 दिन में कटने वाला है। तो ये जो मगध साम्राज्य में बिंबिसार थे वो अपना राजवैद्य जिसका नाम था जीवक, ये इनके पास भेजते हैं, और वो इतने अच्छे से इलाज करते हैं कि चंड प्रगोत जो था मरने वाला था वो बेस हो जाता है। तो जिसके कारण ये चंद्र प्रगोत बिंबिसार से मिल जाता है। तो कोई फ्री में कोई थोड़ा ना कुछ देता है, तो ये क्या किया, बिंबिसार बोला कि अब ये मगध साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, इसको दोस्त बना करके अपने में मिला लेता है। तो ये इसका मगध साम्राज्य बिंबिसार के समय इतना अवंती और मगध साम्राज्य दोनों एक हो गया था इस समय तक। अब ये राजा बहुत दिन तक रह गया था, तो इसका बेटा भी अब जवान होकर के बुढ़ापा के जैसा होने लगा था। तो ये इसका बेटा था अजातशत्रु। तो दूसरा नाम जो हर्यक वंश का दूसरा राजा हुआ उसका नाम था अजातशत्रु। ये भी कुछ राजकुमारियां के चक्कर में फंस करके, और राजकुमारी लोग बहका फुसला दिए इसको कि आप कब आप राजा बनिएगा। तो इसको राजा बनने के लिए अपना बाप से कहता है कि आप राजगद्दी छोड़िए, अब हम राजा बनेंगे, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, जिसके कारण ये बहलाने और फुसलाने के चक्कर में अपना बाप को ही मार देता है कि अब तुम्हारा खत्म कहानी, अब इस पे राज हम करेंगे। तो अजातशत्रु अगला राजा बनता है बिंबिसार के बाद। अजातशत्रु अब अपना बाप को सपना को पूरा करने के लिए निकलता है कि पूरा आसपास के जितने भी महाजनपद है सभी को जीतेंगे। तो सबसे पहला इसका जो लड़ाई हुआ वो हुआ अपने ही नानी घर वैशाली के राजकुमारी लिच्छवी वंश के राजकुमारी जो थी उसका बेटा था, उसका बेटी का बेटा था अजातशत्रु। मतलब कि अजातशत्रु के नानी घर था वैशाली, लेकिन अपने ही नाना घर लड़ने के लिए ये तो जीत नहीं पा रहा था। तो
अपना जो इसका मंत्री था जिसका नाम था वरस्कार, उसको भेजा यहाँ पे कि जाओ जा करके देखो कि क्या है, कहाँ पे कैसे हम युद्ध जीत सकते हैं। तो वो गया और जा करके हर एक चीज़ जो बताना ज़रूरी था, कहाँ पे कमज़ोरी है, कितने सेना है, कैसे जाएँगे तो युद्ध जीत सकते हैं, वैसा सारा कांड बता दिया किसको, अजातशत्रु को। अब वरस्कर जो था वो सारे चीज़ों बता देता है अजातशत्रु को। अब अजातशत्रु इसी समय 2 नए-नए हथियार का यूज़ करता है लिच्छवी वंश को, राजा को, अपने नानी घर के ही राजाओं को हराने के लिए। ये 2 नए-नए होते हैं। एक होता है रथ मूसल, जो बाहुबली मूवी में भल्लल देव को देखे हैं ना, जो पूरा सारे मूड़ी काटते जाता है आगे रथ पर ही चलते रहता है और आगे मूड़ी काटते जाता है। वही वाला जो हथियार है वो अजातशत्रु उस समय यूज़ किया था। उस समय जिसको तलवार चलाने का भी यूज़ नहीं आता है अच्छा से, और ये ऐसा हथियार यूज़ करेगा तो वो तो युद्ध जीतेगा ही। तो एक ये था और दूसरा था शिलाकंटक। शिलाकंटक ऐसा हथियार था जो पत्थर को फेंकने वाला था। ऐसा फेंकता था कि दूर से ही पत्थर बहुत दूर जाए, जो बाहुबली खुद यूज़ किया है। जो मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि फेंकता है पत्थर के जैसा, जिसमें पैर में लग के और सब बैठ जाते हैं। तो इस तरह का हथियार यूज़ किया। तो नए-नए हथियार होने के कारण सारे सैनिक घबरा गए और हार भी गए। लिच्छवी वंश यहाँ पे हार जाता है। तो अजातशत्रु सबसे पहली बार जीता कौन? वैशाली को जीता। फिर ये कौशल नरेश, एक कौशल भी उस समय महाजनपद था, उसको भी हराता है। तो ये इसका ज़्यादा दूर नहीं, जब अजातशत्रु था तब ये मगध साम्राज्य इतना दूर में फैला। उसके बाद आता है इसका बेटा का नाम क्या था? उदयन। अजातशत्रु का बेटा का नाम था उदयन। तो कहते हैं ना कि जैसा काम कीजिएगा उसी की तरह आपका फल भी मिलेगा। तो अजातशत्रु जिस तरह से अपना बाप को मार दिया था ना, ठीक उसी प्रकार से उदयन भी अजातशत्रु को मार देता है, जो इसका बाप था। तो क्या हुआ कि ये भी वैसे ही जिस तरह से सब खानदानी रिवाज है कि राजकुमारी के चक्कर में फंसते थे और बहलाने फुसलाने के कारण राजा बनने के चक्कर में अपना ही बाप को मार देते थे। तो उसी प्रकार से उदयन का भी हुआ कि इसका राजा बनने के चक्कर में अपना बाप अजातशत्रु को मार देता है और फिर अब उदयन राजा बनता है। तो उदयन जब राजा बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है ये। मगध साम्राज्य अब इतना दूर में बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये बिहार में जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र पहले नहीं था, उसको बसाया है उदयन ने। तो सबसे पहली बार पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने। उदयन का खास रीजन था पाटलिपुत्र स्थापना करने का कि वो एक राजधानी बनाना चाहता था और ऐसा राजधानी हो जहाँ पे कोई भी दुश्मन आ ना सके। तो पाटलिपुत्र एक ऐसा जगह था ना कि उसके लिए सबसे खतरनाक था, मतलब सबसे जो सोच रहा था वो ऐसा जगह था। तो खास रीजन क्या है कि पाटलिपुत्र के जो उत्तर पश्चिम में जो नदी था वो सोम नदी था और ये गंगा नदी था। तो दो तरफ से नदी से घिरा हुआ था और तीसरा में इधर जो भी था ना सब पहाड़ था, पहाड़ी वाला क्षेत्र। तो ये दुश्मनों के लिए सबसे कठिनाई वाला जगह था और जो पहले के राजा लोग ऐसे ही जगह खोजते थे जहाँ पे कोई दुश्मन आने से पहले डरे कि यहाँ पे कैसे जाया जाए। तो ये पहाड़ी वाला क्षेत्र था, पहाड़ पे जानवे करते हैं, कोई भी पहाड़ पर चढ़ेगा ऊपर सैनिक रहेगा तो उसको मार देगा। ऐसे ही नदी है, नदी में आप कैसे पार होइएगा? नदी में जब भी पार होइएगा या तो तैर के या तो नाव से, और सैनिक यहाँ बैठे हुए रहबे करेंगे। आप नाव से पार होने जाइएगा तो उसको मार के गिरा देंगे, नदी में ही दहा देंगे, जा साला बहा जा उधरे। तो इस तरह की जगह था पाटलिपुत्र, एक अच्छा जगह था, राजधानी था, तो जिसके कारण ये पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और राजधानी बनाता है। और ये छोटी गो से अपना बेटा को ना छोटी गो से पूछ रहा था, कहा है कि इसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था क्या, राजकुमारी से फंसना है और अपना बाप को मार के राजा बन जाना है। तो ये अपना जो बेटा हुआ था जिसका नाम था नागदशक, वो बचपने से पूछ रहा है, कहा बाबू कहीं फंसा उसा नहीं ना है नहीं तो तुमको जब शादी करने का मन रहेगा तब हम तुम्हारा शादी करा देंगे। तो ये अपना बेटा नागदशक को शादी बहुत जल्दी ही करा देता है और ये समझ जाता है कि अब हमको ज़्यादा दिन राजा बनने से फायदा नहीं है, अपना बेटा को ये राजा बना देता है ताकि इसका प्राण बचे हुए रहे। तो इसका खास रीजन यही था कि पाटलिपुत्र जो अभी पटना है उसका स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। अब अगला राजा बनता है हर्यक वंश का चौथा राजा जिसका नाम था नागदशक। अब नागदशक के समय में इतना बड़ा साम्राज्य था, तो ये क्या करता है कि अपना ही साम्राज्य में घूरने के लिए निकलता है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा कांड नहीं करता है, ये भी इसका राजधानी पाटलिपुत्र में ही रखता है और ये अपना राज्य में घूरने के लिए निकलता है कि हमारे राज्य में जितना प्रजा है कैसे रह रहे हैं, कौन खुश है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। पहले ज़माना के राजा लोग ऐसा ही करते थे कि निकलते थे अपने प्रजा को देखने के लिए। तो ये निकलते हैं प्रजा को देखने के लिए, तब उसी समय एक गुट होता है और उस गुट का हेड होता है महापद्म। वो अपना ग्रुप के साथ आता है और राजा को चाकू मार करके हत्या कर देता है।
और मार करके हत्या करता है और वो खुद अपना आप को राजा घोषित कर देता है। पहले जमाने के लोग सीधा साधा रहते थे, मार दिया राजा को, जो मारा वही राजा बन जाता था, चाहे कोई भी हो। तो महापद्म नंद, अब इसका हत्या कौन कर दिया? महापद्म नंद। तो दूसरा वंश का, अब ये महापद्म नंद अपने आप को राजा घोषित कर देता है और मगध साम्राज्य का राज कौन बन गया? महापद्म नंद। तो अब दूसरा डायनेस्टी, दूसरा वंश का शुरुआत होता है जिसका नाम है नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। तो ये तो ज्यादा काम नहीं करता है क्योंकि ये खुद ही रूरल एरिया से आता है, तो ज्यादा कुछ काम नहीं करता है। लेकिन इसका जो बेटा हुआ उसका नाम था धनानंद। और धनानंद की कहानी तो आप लोग परिचित है ही, नहीं परिचित है तो भाई हिस्ट्री पढ़ना बेकार है। तो धनानंद इस समय राजा बनता है और बहुत ही ये घमंडी राजा था, बहुत ही नशेड़ी आदमी था। मतलब ऐसा राजा रहना और ना रहना बात बराबर है। तो ये ऐसा ऐसा काम करता था अपने राज्य में, ज़्यादा घमंडी करता था अपना ही राज्य में, नचनिया लोगों को नचा करके खुद ही देखता था और पूरा मतलब ऐसे आराम से रहता था। इसको कोई दिक्कत नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसी समय धनानंद के ही समय में सिकंदर, भारत में पहला आक्रमण करने के लिए सिकंदर आता है। और सिकंदर उस समय का सबसे बड़ा राजा था, दुनिया का सबसे बड़ा राजा बोल सकते हैं, क्योंकि ये जहां से भी निकला था, ये यूनान के क्षेत्र से निकला था। और ये जो भी बीच में रास्ता में आ रहे हैं, यूनान इधर है, ये यूनान से जो भी बीच में आया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान फिर आया, तो जो भी बीच में आया सबको जीतते हुए आया था। और यहाँ पर आया सिंध प्रांत, इसको भी जीत लिया। यहाँ आया गंधार, गंधार में जो आम्बी था, तक्षशिला, तक्षशिला यहाँ पे इसका गंधार का राजधानी क्या है? तक्षशिला। तो तक्षशिला में एक राजा राज करता था जिसका नाम था आम्बी। वो आम्बी इसको इतना बड़ा सैनिक को ही देख करके ना अपने आप को सरेंडर कर देता है, कहता है ना भैया हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम आपको से संधि करना चाहते हैं। ये सरेंडर कर देता है आम्बी। फिर आगे आता है यहाँ पंजाब वाला एरिया में, पंजाब वाला एरिया में पोरस रहता है राज करते हुए। आप समझ सकते हैं सिकंदर और पोरस की कहानी आप लोग देखे हैं तो जरूर जानिए उसके बारे में। तो यहाँ पे अब पोरस को भी बहुत दिन तक इन लोग दोनों के बीच लड़ाई होता है और पोरस के युद्ध में हार तो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है सिकंदर को। और इस बहादुरी को देख करके सिकंदर प्रभावित हो जाता है कि वाह, क्या राजा से हम टकरे हैं, इतना भी लड़ाई लड़े अभी तक ऐसा राजा से नहीं टकरे थे। तो जिसके कारण सिकंदर और पोरस में दोस्ती हो जाता है और जो भी जीतता है पंजाब के एरिया में पोरस से, वो पोरस को ही लौटा देता है। और ये दो नए नए नगर को ही किया है। तो आप इसको, इस वीडियो को देखना चाहते हैं सिकंदर और पोरस वाला, तो पीछे हम एक वीडियो बनाए हैं सिकंदर और पोरस का युद्ध, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। अब है कि सिकंदर यहाँ पे तक्षशिला, गंधार में, तक्षशिला में चाणक्य नाम के एक अध्यापक था, ये पढ़ा रहा था। और जैसे ही सिकंदर को देखा ना तो इसको लगा कि अब गंधार के बाद सीधे मगध साम्राज्य पर ही राज करने के लिए, मगध साम्राज्य पर ही हमला करने के लिए आएगा। तो इसको मगध साम्राज्य पर हमला करने के लिए आने से पहले ये चाणक्य जो थे वो बहुत ज्यादा तेज थे, अध्यापक थे, और इनके बारे में, चाणक्य नीति के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये आते हैं मगध साम्राज्य में धनानंद को समझाने कि राजा साहब एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जो सिकंदर है। तो ये धनानंद इसको इतना भयानक बेइज्जती करता है ना कि लोग बहुत ज्यादा ये अपने आप में बेइज्जती महसूस कर लेते हैं। इनका जो चोटी था, ब्राह्मण जाति के थे, तो इनका चोटी कभी खुलता नहीं था, उसको खोल करके और पकड़ करके पूरा घिसिया करके बाहर फेंक देता है। तभी चाणक्य ये कसम खाते हैं कि मगध साम्राज्य को तुमसे तो छीन लेंगे हम। और क्या करता है कि मगध साम्राज्य से लड़ने से पहले चाणक्य ये सिकंदर से लड़ने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अपना कुछ भी हो, अपना देश होता है, पहले अपना देश को बचाना रहता है, उसके बाद अपने देश में दुश्मनों को हटाना रहता है। तो बाहरी आक्रमण से ये बचाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा लड़का को लेते हैं। और चंद्रगुप्त क्या करता है ना कि ये छोटे भैया था, जाता है सिकंदर के सेना में, तो कहीं जहर दे देता था खाना में, तो कहीं पानी में जहर दे देता था। इसी तरह से क्या एक बात फैला दिया कि मगध साम्राज्य में देवी देवताओं को भंडारण है, जिसके कारण वहाँ जो भी बाहरी सैनिक जाते हैं ना वो सीधा मर जाते हैं, उनका बहुत बड़ा बीमारी फैल जाता है। इस तरह के अफवाह फैला दिए उस वाला एरिया में। तो ये यहीं से सिकंदर लौट जाता है, वो सीधा इतना बड़ा सेना लेकर के आता है, फिर भी सारे सेना माना कर देते हैं सिकंदर को कि कुछ भी हो जाए हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ सचमुच में देवी देवताओं को भंडार है। तो वो सारे सैनिक माना कर देते हैं और वो सिकंदर लौट जाता है, लौटते समय उसका मृत्यु भी हो जाता है। अब चाणक्य को नजर आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य को लड़ने के लिए ये इधर के जो भी राजा, आसपास के जितने भी राजा लोग हैं, सारे से ये मदद मांगते हैं। और हर राजा चाहता है यही कि मगध साम्राज्य जो ज्यादा ताकतवर था वो कभी भी छोटे राज्यों को हटा सकता था, कोई भी राजा को, तो मदद करना चाहे। और चाणक्य सारे आसपास के
जो भी राजा लोग थे उसे मदद मांगे और एक बार धनानंद पे हमला कर देते हैं और चंद्रगुप्त को राजा बैठा देते हैं, धनानंद को मार देते हैं। तो अब शुरुआत होता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। तो इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में हम आगे एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, तो आप अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। और ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा भाइयों, क्योंकि अभी तक ये इतना ही दूर में मगध साम्राज्य है। अब ये चाणक्य नीति से क्या हुआ ना कि आसपास के जितने भी राजा थे सब तो मिल गए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और ये भी चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आ गया, ये पूरा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये वाला एरिया, अब जो गांधार और सिंध वाला एरिया है, ये तो अभी जीता है सिकंदर, और सिकंदर मर जाता है तो इसका सेनापति रहता है जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर ये लड़ने के लिए आएगा मगध साम्राज्य पर, तब ये वाला जो कहानी है ये अगले वीडियो में बताएंगे।